हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन। आज के क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करने वाले हैं। यानी आज हम क्षेत्रमिति में अपना कदम रखने वाले, और क्षेत्रमिति एक ऐसा विषय है, एक ऐसा लेसन है आपके मैथ का जिसमें सबसे ज्यादा आपको डर लगता है। तो हम आज के बाद यानी आज से ये कोशिश कर रहे हैं आने वाले क्लासों में जो भी क्षेत्रमिति क्लासेस होंगी कि आपके डर को समाप्त किया जाए। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप मुझसे पढ़ रहे हैं यानी आप रोशन सर के दीवाने हैं, तो आप एक बात जान ले, आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं। आपको वो बात जानना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको कई खेल दिखाऊंगा क्षेत्रमिति में, आपको कई बातों से परिचित कराऊंगा जिस बात से आप अवगत नहीं हैं। क्षेत्रमिति में कदम रखने से पहले हमें कुछ आकृतियों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। कुछ आकृति, वैसे आकृति तो बहुत हैं, लेकिन कुछ आकृति का विशेष ज्ञान होना चाहिए। नंबर 1 आयत, नंबर 2 वर्ग और नंबर 3 जो है वो सर्किल। अगर मैं मस्ट VBI कहूं तो सर्किल। और आज की क्लास में हम सर्किल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्किल में क्या क्या ऐसी बातें हैं और क्या क्या बातें इसमें छुपी हैं, ठीक है, ताकि आज के बाद ये जो मेंसुरेशन का चैप्टर है वो उन चैप्टरों में चल जाए, यानी आपके उन चैप्टरों में चल जाए जिस चैप्टर को आप अपना मैथ में दोस्त मानते हैं। इसे दुश्मन ना बनाएं, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। और तैयार रहिए आज के पूरे वीडियो में कंसेप्ट लेने के लिए। याद कुछ नहीं करना है। आज के वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आर क्या होता है, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, और ये पाई क्या होता है। पाई क्यों वृत्त के क्षेत्रफल या परिधि के साथ आता है, यानी वृत्त जहां जहां जाता है पाई वहां वहां क्यों जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे बनता है, और आज आपको यह भी सिखाऊंगा कि वृत्त की परिधि का जो आप सूत्र रटते हैं ये कैसे बनता है। आज मैं सब कंसेप्ट आपको देने वाला हूं, बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर, सर्किल की ओर। चलिए फ्रेंड, तो चलते हैं अपने सर्किल की ओर और जानते हैं कि ये सर्किल क्या है और उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आप जो सर्किल के बारे में पढ़ते हैं ये 2D आकृति होती है। 2D पता है आपको? 2D मतलब जानते हैं क्या होता है? 2D 3D क्या मतलब होता है इसका पता है आपको? 2D का मतलब जिसकी केवल दो माप है, उसकी मोटाई ना हो। वैसी आकृति जिसकी ऊंचाई या मोटाई ना हो उसे कहते हैं 2D। और 3D का मतलब जिसकी ऊंचाई और मोटाई भी हो, यानी जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या ऊंचाई कहें वो भी हो, वो कहलाती है 3D। और जो 2D आकृति होती है उसकी ऊंचाई मोटाई नहीं होती। तो वृत्त जो देखते हैं, आयत जो देखते हैं, वर्ग जो आप देखते हैं, त्रिभुज जो आप देखते हैं, ये 2D होती है। इनका केवल क्षेत्रफल या परिमिति निकल सकता है। बात याद रखिएगा, इनका कभी भी आयतन और वक्रपृष्ठ नहीं निकल सकता। आयतन और वक्रपृष्ठ 3D का निकलता है। आप घन पढ़ते हैं, घनाभ पढ़ते हैं, बेलन पढ़ते हैं, शंकु पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं वो 3D आकृति होती है, इसीलिए उसका घनाभ यानी उसका आयतन और उसका वक्रपृष्ठ निकाला जाता है। लेकिन जो 2D आकृतियां होती हैं केवल उसका क्षेत्रमिति और परिमाप निकाला जाता है। और जो 2D आकृति होती है केवल उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसको केवल खींच सकते हैं, उसके अलावा उसका कुछ नहीं कर सकते। तो आप जानिए कि ये जो आकृति है आपकी वृत्त, वो आपकी 2D आकृति है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वृत्त की परिभाषा की, वृत्त होता क्या है। आइए बात करते हैं। मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा। एक केंद्र लेने के बाद कोई एक केंद्र ले लें, उससे एक सरल रेखा ले लें, जितनी लंबाई की आपको लेनी है ले लें, और उस केंद्र से उस सरल रेखा को इस केंद्र के परिगत घुमाइए। यानी उस सरल रेखा जो आपने ली है उसको केंद्र के परिगत मतलब केंद्र के चारों तरफ घुमाइए, तब जो आकृति आपके सामने निकल के आएगी वही वृत्त, दैट इज कॉल्ड सर्कल। वही सर्कल कहलाएगा जो आपके सामने दिख रहा है। अभी जो मैंने आपके सामने ये सर्किल ड्रॉ किया है, कैसे किया पता है? मैंने केंद्र लिया था पहले एक, और केंद्र लेने के बाद मैंने एक लंबाई ली समान और उसको केंद्र के चारों तरफ मैंने घुमा दिया, और उसके बाद जो आकृति प्राप्त हुई वो सर्किल कहलाती है। तो आई होप आपको सर्किल का मतलब समझ में आ गया, सर्किल किसे कहते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। छोटी बात है, लेकिन अब सर्किल में के अंदर कुछ बातें हैं उनको जानना जरूरी है। अब सर्किल के अंदर किन बातों को जानना जरूरी है, यानी वृत्त के अंदर किन बातों को जानना जरूरी है जिसके बिना सर्किल नहीं बन सकता। तो सबसे पहले मैं कहूंगा 5 बातें जाननी जरूरी है, यानी 5 कंडीशन को जानना जरूरी है। क्या पहला कंडीशन है? सबसे पहला देखिए क्या क्या है। सबसे पहले जानना है आपको कि केंद्र क्या होता है। अच्छा, आप बोलोगे सर पता है, सेंटर जिसे कहते हैं। दूसरा आप कहोगे सर परिधि क्या होता है। परिधि आपको जानना जरूरी है, जिसे आप परिमाप के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका त्रिज्या, जिसे आप रेडियस या आर से भी सूचित करते हैं। और आपका जो चौथा जो है आपका वो है जीवा। आप बोलोगे सर त्रिज्या के बाद तो व्यास आना चाहिए। मैं कहूंगा नहीं, त्रिज्या के बाद जीवा आना चाहिए। अच्छा, और जो सबसे लास्ट में है आपका वो है व्यास, यानी कि आपका जो डायमीटर है जिसे आप डी से सूचित करते हैं, डायमीटर,
उसे कहते हैं व्यास। यानी सबसे पहले इन 5 चीजों को जानते हैं, ये 5 चीजें होती क्या हैं। और आइए चलिए इस पे चलते हैं और देखते हैं कि ये 5 चीजें होती क्या है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे की ओर, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उनमें कितनी बातें ऐसी होंगी जो आपने कहीं नहीं पढ़ी होंगी। तो चलिए, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत तक देखेंगे और मेरी बातों को अपने घर या अपने दिमाग में अपने साथ लेके जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। रोशन सर का दीवाना होना है तो चलिए ना कंसेप्ट की ओर चलते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कंसेप्ट इज पावर, क्योंकि जो कंसेप्ट में ताकत होती है वो कहीं नहीं होती। तो आपने अभी तक रटा होगा, लेकिन आज हम रटाने की नहीं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 केंद्र के बारे में। ये केंद्र क्या होता है, आइए देखते हैं केंद्र क्या होता है। केंद्र का मतलब क्या होता है? वृत्त का सबसे बिचला बिंदु, सबसे बीच में जो सेंटर हो, सबसे बीच का वह बिंदु जिसके परिगत ये परिधि होती है, उसे कहते हैं सेंटर, उसे कहते हैं आप केंद्र। तो चलिए आपको समझ में आएगा केंद्र, तो इसको कहते हैं आप केंद्र। अच्छा, आप बोलोगे सर ठीक है, केंद्र जिसे आप ओ से सूचित करते हो, इसको केंद्र को हम ओ मान लेते हैं। ओके, हमेशा मानते हैं, आपकी जो इच्छा आप मान सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा नंबर परिधि के बारे में। ये परिधि क्या होता है? यानी आप जो ये गोल देख रहे हैं ना, ये गोल, ये जो गोल है, इसे कहते हैं हम परिधि। यानी इस गोले की जो लंबाई होगी वही इसकी परिधि कहलाएगी। इस गोले की जो लंबाई होगी वही इसकी परिधि कहलाएगी। इसके परिगत यानी वृत्त के जो चारों तरफ होता है, अराउंड जो होता है, उसे ही उसकी हम परिधि कहते हैं। ठीक है, तो परिधि यानी ये आपकी हो गई परिधि, यानी ये हो गई आपकी परिधि। आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर हाँ, 2 बातें समझ में आ गई, यानी ये भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया। यहां दिक्कत नहीं थी, दिक्कत तो अब छोटी छोटी पैदा होगी। आप देखना क्या ये बात आप जानते हो या नहीं जानते हो। चलिए चलते हैं आगे की ओर। बात नंबर 3 करते हैं, त्रिज्या क्या होती है। अब त्रिज्या के बारे में क्या बताएं आपको, तो आपको पता होगा। त्रिज्या का मतलब लिख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। त्रिज्या का मतलब होता है कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। यानी इस केंद्र से इस परिधि के बीच की दूरी जो होगी ये त्रिज्या कहलाएगी। याद रखिएगा, इस केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। ये वही रेखा है, ये वही सरल रेखा है जिससे आपने लेके उसको घुमाया था। किसके परिगत? केंद्र के परिगत, तभी तो ये वृत्त बना था। तो ये जो लंबाई है जिसको नाप लेके आपने घुमाया था, यही त्रिज्या कहलाती है। इसी को आप त्रिज्या कहते हैं, यानी इसी को आप रेडियस कहते हैं, यानी इसे आप आर से सूचित करते हैं। ओके, आप समझ गए बात को? तो मैं यहां पे इसको ड्रॉ नहीं करता हूं, ऐसे मैं ऐसे लिखता हूं, ये त्रिज्या हुई आपकी। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, तो त्रिज्या समझ में आ गया। त्रिज्या क्या है? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। या फिर मैं अपनी परिभाषा कहूं, किसी वृत्त के अंदर वह सरल रेखा जिसका एक अंत बिंदु केंद्र पर हो और एक अंत बिंदु परिधि पे हो। देखिए ये सरल रेखा है, इसका एक अंत बिंदु केंद्र पर है और एक अंत बिंदु परिधि पे है, दैट इज कॉल्ड रेडियस, यानी कि वो त्रिज्या कहलाती है। या फिर ऐसे आप कहें कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो आई होप आपको त्रिज्या समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग जीवा की ओर। जीवा ध्यान से समझना कि जीवा क्या होता है। जीवा समझाने से पहले मैं एक छोटा सा बात आपको समझा देता हूं। क्या आपको यह बात पता है कि सरल रेखा किसे कहते हैं? सरल रेखा क्या होती है? सरल रेखा वह होती है जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, यानी एक अंत बिंदु इधर और एक अंत बिंदु इधर। यहां देखिए आप, एक अंत बिंदु यहां है और एक अंत बिंदु यहां है। इसे कहते हैं हम सरल रेखा। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं जीवा की ओर। ध्यान से सुनना, जीवा की परिभाषा क्या होती है। अगर लिख रहे हो तो लिख लेना। जीवा यानी किसी वृत्त के अंदर वह सरल रेखा, किसी वृत्त के अंदर वह सरल रेखा जिसके दोनों अंत बिंदु परिधि पर अवस्थित हो, यानी दोनों अंत बिंदु परिधि को छू रहे हो, परिधि को टच कर रहे हो, वो जो सरल रेखा होगी वो जीवा कहलाएगी। बात समझ में आ गई? देख लीजिए यहां पे, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी सरल रेखा आप खींचें, ये देखिए यहां पे एक अंत बिंदु इस परिधि को छू रही है, दूसरी अंत बिंदु भी परिधि को छू रही है, यानी वैसी सरल रेखा वृत्त के अंदर जिसके दोनों अंत बिंदु परिधि को छू रही हो, वो सरल रेखा क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गई। अब एक बात और ध्यान समझना, त्रिज्या आपको समझ में आ गई, जीवा आपको समझ में आ गई। अब व्यास समझते हैं। अब व्यास की बारी आई। व्यास किसे कहते हैं? अब सुनिए व्यास किसे कहते हैं। व्यास यानी कोई भी जीवा समझ में आ गया ना? हाँ, कोई भी जीवा जब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे तो वो जीवा नहीं होता, वो व्यास कहलाती है।
ध्यान सुनना कि कोई भी जीवा जब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे तो वो जीवा कहलाती है। सॉरी, कोई भी जीवा जब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे तो वो व्यास कहलाती है। यानी जो आप देख रहे हैं जीवा, अगर मान लीजिए कोई जीवा, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई जीवा, अगर कोई भी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाए, वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाए, देखिए, तो अब ये जीवा नहीं, इसको हम व्यास कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? व्यास। लेकिन ये है जीवा ही, है जीवा ही। क्यों? देखो, क्योंकि ये एक सरल रेखा है जिसके दोनों अंत बिंदु परिधि पे मिल रहे हैं, तो ये तो जीवा ही है। लेकिन इसकी एक गलती क्या है? ये केंद्र से होकर चली गई। तो भाई केंद्र से होकर चलेगी तो अब तुम जीवा नहीं कहलाओगे, अब क्या कहलाओगे? ये व्यास कहलाओगे। तो जीवा और व्यास में ही अंतर है कि कोई भी जीवा अगर वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाए तो उसको आप जीवा नहीं कहेंगे, उसको व्यास कहेंगे। बाकी जो भी जीवा, जो भी सरल रेखा केंद्र से होकर नहीं गुजर रही तो वो सारी क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। तो लेकिन अगर केंद्र से होकर गुजर गई तो वो जीवा नहीं, क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया केंद्र क्या होता है, आपने देख ली परिधि क्या होता है, आपने देख लिया त्रिज्या क्या होता है, आपने देख लिया जीवा क्या होता है, और आपने देख लिया व्यास क्या होता है। बात समझ में आ रही है? आपने कहा कि बिल्कुल हाँ। अब जो है हम देखने वाले हैं त्रिज्या और व्यास में संबंध, यानी त्रिज्या और व्यास। ये जो देख रहे हैं आप, ये व्यास है आपका, जिसे आप डी से, डायमीटर से आप सूचित करते हैं, बोलते हैं डायमीटर, और डी से उसको सूचित करते हैं। तो ये रहा आपका व्यास। अब त्रिज्या और व्यास में हमको संबंध स्थापित करना है। तो चलिए अब आपको हम व्यास और त्रिज्या में संबंध दिखाते हैं। अब यहां पे देखें, आप फोकस करें, यहां पे आप फोकस करें। एक व्यास भी है, एक त्रिज्या भी है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें, इस आकृति में कितनी जीवा है, तो आप बोलोगे सर एक जीवा है। मैंने कहा वेरी गुड। मैं कहूंगा कितना व्यास है, तो आप बोलोगे सर एक ही व्यास है। लेकिन अगर बोलूं त्रिज्या कितना है, तो ध्यान से देखो, मैं बोलूं त्रिज्या कितना है, तो आप बोलोगे सर त्रिज्या 3 है। एक मत बोलना, बोलना था 3 है। एक ये और एक ये। मैंने यहां नाम दे दिया है बी और सी, यानी कि OB भी एक त्रिज्या है, CO भी एक त्रिज्या है, और OA भी एक त्रिज्या है। यानी मैंने त्रिज्या का मतलब बताया था, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो यानी कि एक व्यास जो आपने खींचा, उसका मतलब है कि एक व्यास खींचने से एक व्यास में दो त्रिज्याएं जुड़ी होती हैं। देखिए, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये। इसका मतलब है कि व्यास जो होता है, यानी कि व्यास जो होता है वो एक त्रिज्या प्लस दूसरी त्रिज्या, यानी दो त्रिज्याओं का योग होता है। यानी डी जो होता है वो r प्लस आर। इसीलिए डी बराबर, आप कहते हैं आर आर को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2r। इसीलिए कहते हैं कि डी बराबर होता है 2r, यानी कि दो त्रिज्याओं, यानी r का दुगुना। ऐसे कहें कि r का दुगुना। इसलिए आप पढ़ते हो कि डी बराबर 2r हो जाएगी। देखिए ना, आपने एक डी को खींचा तो 2r निकला कि नहीं निकला? इसमें निकला ना। इसीलिए कहते हैं कि जो d होता है उसमें 2r होते हैं, यानी 2r होता है वो। या फिर ऐसे कहें आप, या फिर ये भी कह सकते हैं कि r बराबर क्या होता है? r बराबर क्या होता है? अगर r बराबर क्या होता है, तो r बराबर लिख सकते हैं आप d/2 होता है। यहां देखिए ना, अगर r को रखें तो 2 आ जाएगा इस साइड, 2 गुना आके इस साइड क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा d/2। तो आप जैसे पता करें, आप पता कर सकते हैं। आप स्मार्ट बच्चे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है, इसका मतलब त्रिज्या जो होगी वो व्यास की आधी होगी। त्रिज्या जो होगी व्यास क्या होगी? आधी होगी। ये बात आपको पता है और आप जानते भी हैं बात। लेकिन हमें यही नहीं रुकना है। ये बात तो आपको सारी ये फंडामेंटल बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त के परिधि के बारे में। और आज आपको बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि क्या होता है, कैसे इसका सूत्र निकलता है। सबसे इंपॉर्टेंट मजेदार बात तो वहां है जो आप नहीं जानते हैं, और पाई के खेल को भी देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग ये बात समझने के बाद चलते हैं वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त के परिधि को समझने के लिए। तो आइए फ्रेंड, चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। और इस कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि के बारे में। सबसे पहले आपने कुछ सूत्र आपने याद किया होगा कभी, या आप जानते होंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है πr²। और आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त की परिधि कहें या परिमाप कहें, यह आपको पता है। लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिमाप के सूत्र कैसे निकलते हैं। आइए, और मैं बताने वाला हूं आपको कि ये वृत्त के साथ पाई क्यों आता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्या, मैं किसी भी आकृति का बताता हूं क्षेत्रफल क्या होता है, जो आकृति 2D में होती है, ठीक है। यानी कोई भी आकृति जितना स्थान घेरती है वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। बात समझ में आ गई? कोई भी आकृति जो 2D आकृतियां होती है, जिसको आप केवल ड्रॉ कर सकते हैं, वो जितना स्थान घेरती है वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास दस्तर है, मैंने इसको यहां पे रख दिया, और इसने जितना भी स्थान घेरा वो इसका क्षेत्रफल कहलाएगा।
ठीक है, किसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ये बात आप जानते हैं। तो चलिए क्षेत्रफल का मतलब आपको पता लग गया। यानी हम किसी भी वृत्त में अगर क्षेत्रफल निकालने का मतलब है कि इस वृत्त ने कितना स्थान घेर रखा है, उस क्षेत्र को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अब मैं एक बात और बताता हूं आपको काम की, कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल आप कैसे निकालें। दुनिया की कोई भी आकृति हो, उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। उस आकृति यानी उस किसी भी आकृति का जब आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो उस आकृति की लंबाई को उस आकृति की चौड़ाई से गुना कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, वृत्त में कौन सी लंबाई चौड़ाई होती है। हाँ, मैं मानता हूं कि वृत्त में कोई भुजा नहीं होती, वृत्त में कोई कोण नहीं होते, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा, वृत्त को मैं ऐसे तोड़ के आपको दिखाऊंगा कि वृत्त से एक आयत बनाऊंगा, और आयत बनाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि उसकी लंबाई चौड़ाई को मैं गुना करता हूं तो पाई आर स्क्वायर आ जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पाई क्यों आता है। मैं पाई पे वैसे एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन तब भी मैं यहां बता दूं कि वृत्त के साथ पाई क्यों आता है। जहां जहां वृत्त जाएगा पाई वहां वहां जाएगा, ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। क्योंकि एक बात याद रख लीजिए, क्योंकि पाई क्या बताता है, पाई क्या बताता है, पाई बताता है अनुपात को। किसके किसके अनुपात को, वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को। यानी जो पाई जो है वो वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को बताता है, अनुपात को बताता है। कौन, पाई। इसीलिए पाई जहां जहां जाता है, वृत्त जहां जहां जाता है, पाई वहां वहां आता है। और वृत्त के परिधि के इसी सूत्र से वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र भी बना है। इसी बात को देखते हैं। तो चलिए हम देख रहे हैं कि पाई जो होता है वो परिधि और व्यास का अनुपात बताता है। इसीलिए परिधि बराबर क्या हो जाएगा, आप तो इस बात को जानते होंगे कि परिधि बराबर क्या हो जाएगा। तो परिधि बराबर हो जाएगा, पाई को व्यास से गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हो जाएगा पाई गुने व्यास। क्या हो जाएगा, पाई गुने व्यास। और वृत्त में ना त्रिज्या सबसे इंपॉर्टेंट होती है। त्रिज्या निकालने की हमेशा कोशिश करते हैं। अगर वृत्त में हमको त्रिज्या पता लग गई तो वृत्त के सारे सवाल आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें त्रिज्या ही मेन होती है। तो यहाँ व्यास देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम त्रिज्या में बदल देते हैं। तो आपको पता है व्यास मतलब डी, तो व्यास मतलब डी बराबर क्या होता है, 2r। तो यहां हम क्या लिख देते हैं, 2r। तो यानी कि होगा पाई इंटू 2r। अब पाई और 2r को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। लीजिए आपका सूत्र बनके तैयार है। यानी ये सूत्र देखें आप, 2 पाई आर, ये ऐसे बना है क्योंकि पाई जो है वो अनुपात दिखाता है वृत्त की परिधि और उसके व्यास का, उससे सूत्र बना है 2 पाई आर। तो आपको पता लग गया कि 2 पाई आर का सूत्र कैसे बना, यानी कि ये कैसे आया। अब चलते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कि देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र कैसे बनता है, क्योंकि इसको हमको लंबाई और चौड़ाई में तोड़ना है। आपके डिस्प्ले पे एक फिगर आ रहा होगा, आप फिगर को ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। आपने देखा होगा यहां पे आपको दो फिगर दिए हुए हैं। एक फिगर नंबर 1 जिसमें एक सर्किल बना हुआ है और उसको 16 भागों में बांटा गया है, यानी 16 टुकड़े किए गए हैं, 16 त्रिज्यखंड किए गए हैं उसके। और उसके बगल में देखिए फिगर नंबर 2 में उसके बगल में दिया हुआ है, उसी टुकड़ों को सजा के लिख दिया गया है। तो उसने एक आयत का रूप ले लिया है, उसने एक आयत का रूप ले लिया है। आप ध्यान से देखिए, उसने एक आयत का रूप ले लिया है। इसका मतलब क्या है, आइए मैं समझाता हूं आपको। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, वृत्त है और मैं इसके 8 टुकड़े कर लेता हूं, 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, 6 टुकड़े और 8 टुकड़े। ध्यान दीजिएगा कितने टुकड़े हो गए, 8 टुकड़े। और कैसे कैसे टुकड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे टुकड़े, ऐसे ऐसे टुकड़े ना 8। इन ऐसे ऐसे 8 टुकड़ों को जोड़ देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। हाँ, आप बोलोगे हाँ। अच्छा, इन 8 टुकड़ों को सजा के लिख दिया गया है। कैसे लिखा गया है, देखिएगा, ये ऐसे लिखा गया है, इसको ऐसे रख दिया गया है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसे रख दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यही समझने वाली बात है, ऐसे रख दिया गया फिगर में। अब आप देखें, अब ये वृत्त को मैंने तोड़ के एक आयत बना दिया। देखिए ये हो गई चौड़ाई और ये क्या हो गई, इसकी लंबाई। ध्यान समझना, यही समझने वाली बात है, ध्यान से इस बात को समझना। अब यहां देखिए आप, मैंने आपको बताया था किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी लंबाई को उसकी चौड़ाई से गुना करते हैं। अगर ऐसे टुकड़े करके आप सजाओगे तो आयत ही बनेगा। अब देखिए यहां पे इसकी जो चौड़ाई है, ये यहां से यहां तक आप जो देख रहे हैं ये चौड़ाई है। तो चौड़ाई क्या हो गई बताओ, यही लंबाई में इसकी चौड़ाई होगी। यानी जो टुकड़ा है ये यही ना सेट हुआ होगा और ये क्या बन गई होगी, चौड़ाई बन गई। इसका मतलब ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। यानी अब ये जो चौड़ाई है, यानी कि जो चौड़ाई है किसकी, इस आयत की जो बनाए हमें, उसकी जो चौड़ाई है वो क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। क्यों आर कहलाएगी, क्योंकि ये त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का ये जो हुआ ये आर होगा, यही ना है। और ये क्या है, त्रिज्या, यही ना यहाँ पे आ गया।
तो इसका मतलब ये जिसे आप आयत में चौड़ाई कह रहे हैं वो वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो आर मान ली, यानी कि चौड़ाई बराबर आर हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए लंबाई, लंबाई क्या है, लंबाई पे फोकस कीजिएगा। लंबाई क्या है, लंबाई फोकस कीजिएगा। लंबाई देखिए आप, ये जो है ये टुकड़ा, ये जो टुकड़ा देख रहे हैं आप, यानी जो चाप देख रहे हैं, यानी जो परिधि जो है वो कट कट के आई है, कट कट के आई है, कट कट के आई है। तो यानी कि कितने टुकड़े थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 टुकड़े ऊपर चले गए और 4 टुकड़े कहां आ गए, नीचे आ गए। इसका मतलब जो भी वृत्त की परिधि थी उसमें से आधा ऊपर गया और आधा नीचे आ गया। बात समझ में आ रही होगी आपको, आधा चला गया, यानी कहने का मतलब ये जो लंबाई जो है, लंबाई जो है इसकी परिधि की आधी है। परिधि की आधी होगी नहीं होगी, आधी ऊपर आधी कहां चली गई, नीचे, क्योंकि ये पूरी परिधि है और इसमें से ये जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं टुकड़ा, ये आधा ऊपर आधा कहां है, नीचे है। इसका मतलब आधी परिधि ऊपर है, आधी परिधि नीचे, यानी यहां जो आयत की लंबाई होगी वो परिधि की आधी होगी। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। तो इसकी आधी कितनी हो गई, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, पाई और आर। यानी कि ये जो आयत जो बना है इसकी लंबाई हुई, लंबाई बराबर पाई आर, और चौड़ाई जो देख रहे हैं आप, चौड़ाई बराबर क्या हो गया, आर। अब मैंने कहा था ना किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना तो उसकी लंबाई को उसकी चौड़ाई से गुना करना होगा। तो बताइए ये जो आयत जो बनाया है वो इसी को तोड़ के बनाया ना, तो चाहे इसका क्षेत्रफल निकाले चाहे वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, बात तो बराबर ही है, क्योंकि इसी के सारे टुकड़ों को तोड़ जोड़ के ये बना है। तो यानी कहने का मतलब अगर वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालें, वृत्त का यानी इस आयत का क्षेत्रफल निकालें या इस आयत का क्षेत्रफल निकालें तो क्या निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने, यहां बी लिखते हैं चौड़ाई को, लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी। तो एल गुने बी, तो एल गुने बी, तो यानी कि एल कितना है, पाई आर, पाई आर, और बी कितना है, बी कितना है, आर। तो पाई आर को आर से गुना करेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यानी यही आयत तो आपका, यही आयत का क्षेत्रफल जितना होगा उतना है तो इस वृत्त का भी होगा, देखा ना। तो इसीलिए ये पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, यहां पे आप देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब आपको पता लगा कि कैसे मैंने इस वृत्त को एक आयत के रूप में तोड़ के आपको दिखाया कि किसी भी आकृति की लंबाई को उसकी चौड़ाई से गुना करते तभी उसका क्षेत्रफल निकलता है। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं जानता हूं पूरी समझ आएगी, आई होगी, क्योंकि आप रोशन सर के साथ पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हम एक चीज और पढ़ने वाले हैं जिसे आप रिंग के नाम से यानी वलय के नाम से जानते हैं। उसका भी क्षेत्रफल निकालने का तरीका मैं सिखाता हूं, याद न करें, मैं दिखाता हूं कि रिंग क्या होता है और कैसे उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। इस छोटे टॉपिक पढ़ने के बाद आज की वीडियो को हम समाप्त कर देंगे और अगले वीडियो में आपके लेके आएंगे जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो के बाद तुरंत वो वीडियो आ जाएगी, आप उस वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को यानी आप देख लीजिए और चलते हैं अब अगले हम अपने टॉपिक की ओर जिसका नाम है रिंग। चलिए फ्रेंड, तो चलते हैं रिंग की ओर। इससे पहले आपने वृत्त की सारी बातें जान ली, क्या होता है केंद्र, क्या होती है परिधि, क्या होती है त्रिज्या, क्या होता है व्यास, क्या होती है जीवा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि क्यों आता है पाई। उसके बाद हमने देखा कि वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल कैसे, परिधि का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है। और अब हम आ गए हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पे, रिंग पे। ये वलय क्या होता है, रिंग क्या होता है, ये वलय और रिंग क्या होता है, हम इसके बारे में आज चर्चा भी करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी, यानी इसको आप रिंग कहते हैं, ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए रिंग, रिंग क्या होता है, रिंग मतलब छल्ला, छल्ला यानी जो भी आकृति के नाम होते हैं ना वो उसके रूप के अनुसार होते हैं। तो रूप के अनुसार मतलब वो छल्ले जैसा दिख रहा होगा, इसीलिए रिंग होता है। तो रिंग क्या होता है, दोनों तरफ चारों तरफ से वृत्ताकार होता है, यानी गोल होता है, बीच में खाली होता है, इसे कहते हैं आप रिंग। तो आइए रिंग बनता कैसे पहले बात करते हैं। रिंग बनाने के लिए, रिंग का निर्माण करने के लिए 2 वृत्त की आपको आवश्यकता होगी। आपको 2 वृत्त कम से कम चाहिए, किसका निर्माण करने के लिए, रिंग का निर्माण करने के लिए। तो एक वृत्त तो मेरे पास पहले से ही है, मैं एक वृत्त और खींच लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि रिंग होता क्या है। मैंने एक वृत्त और खींच लिया, ठीक है, मैंने एक वृत्त आपके सामने और खींच लिया और यहां मैंने केंद्र दे दिया। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों रिंग होने के लिए एक वृत्त छोटा और एक वृत्त होना बड़ा होना जरूरी है। दोनों अगर वृत्त समान होंगे तो रिंग कभी नहीं बनेगा, बात याद रखना। तो एक वृत्त मैंने बड़ा लिया है और एक छोटा लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस वृत्त को उठा के इस वृत्त पर डाल दूंगा। ध्यान दीजिएगा, और कैसे डालूंगा, ऐसे डालूंगा ताकि इसका केंद्र और इसका केंद्र उभयनिष्ठ हो जाए, यानी ये केंद्र इस पे चला जाए और तब इसको रखूं, कहीं नहीं डाल दूंगा। यानी इसको उठा के मैं ऐसे डालूंगा यहां पे ताकि ये केंद्र और ये केंद्र इसका कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, यानी ये इस पे मैं एज इट इज डाल दूंगा। किसको किसको मिला के, केंद्र को मिला के। और
डालने के बाद ये वृत्त इसके कुछ भागों को ढक लेगी, और ढकने के बाद जो भाग आपको दिखाई देगा, ढकने के बाद जो इस वृत्त का भाग दिखाई देगा वही रिंग कहलाएगा, वही वलय कहलाएगा। आइए डाल के देखते हैं। मान लीजिए ये वृत्त मैं उठा के यहां डालता हूं, तो ये वृत्त मैंने देखा, जैसे मैंने उठा के डाला तो चलो ये वृत्त ऐसे आ गया, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। केंद्र तो दोनों का एक ही होगा, क्योंकि इसी केंद्र पे इसको रखा जाएगा, ठीक। दोनों पीछे वाले वृत्त, बड़े वाले वृत्त और छोटे वाले वृत्त का केंद्र उभयनिष्ठ होगा। रख दिया मैंने। अब देखिए रखने के बाद ये जो भाग है ये इस पीछे वाले वृत्त का ये वाला भाग गिर गया। अब दिख कौन सा रहा आपको, ये भाग दिख रहा है, ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये भाग आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो भाग दिख रहा है वही तो कहलाता है रिंग, यही वलय कहलाता है। तो बोलता है इसका क्षेत्रफल निकालिए। सिंपल सी बात है। तो ये जितना क्षेत्र घेरा हुआ है उतना ही ना रिंग क्या हुआ, ये हुआ रिंग, जो भाग आपको दिख रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने की सबसे सिंपल बात है, आप सबसे पीछे दो वृत्त आए तो दो आर तो आएंगे ही आएंगे, एक बड़े वाले यानी पीछे वाले वृत्त का आर, एक छोटे वाले वृत्त का आर। यानी कि कहने का मतलब है एक आर अगर यहां से यहां जाए तो इसको हम R1, बहुत आदमी बड़ा आर भी मान लेता है, तो चलिए बड़ा आर ही इसको मान लेते हैं, और ये वृत्त का एक छोटा आर, तो ये हो गया, इसको मान लेते हैं छोटा आर, या एक R1 या R2 करके जैसे करके आप मानना चाहे मान सकते हैं। दोनों आर को अलग अलग इसलिए मान रहे हैं कि दोनों एक दूसरे में मिल ना जाए, क्योंकि इस सवाल में दो आर आने वाले हैं, क्योंकि दो वृत्त आ चुके हैं। आइए, तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना, ये जो दिख रहा है आपको भाग वो क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सी बात है, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि जितना छोटे वाले ने घेरा है भाग, जितना घेर रखा है वो तो रिंग के अंदर नहीं आता। रिंग के अंदर कौन सा आता है? तो रिंग के अंदर आता है कि बड़े वाले वृत्त पे छोटा वाला वृत्त रखने के बाद जो भाग दिख रहा है वो रिंग कहलाता है। तो जो नहीं दिख रहा उसको तो दिखाना नहीं है, वो तो रिंग के अंदर नहीं आता है। देखिए रिंग ये है, तो यानी कि बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए। यानी कहने का मतलब अगर रिंग बराबर हम कहें यहां पे, यानी रिंग बराबर कहें, यानी कि रिंग बराबर क्या सूत्र होगा, रिंग यानी कि वलय बराबर क्या सूत्र होगा, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, तो बड़ा आर है ना, तो बड़ा आर पाई आर स्क्वायर। और छोटा वाला वृत्त क्या होता है, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों तो वृत्त है, क्षेत्रफल तो एक ही लगेगा, लेकिन त्रिज्या है छोटी, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर, छोटी वाली आर का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके रिंग का क्षेत्रफल। लेकिन इसको कई फॉर्मूलों में तोड़ दिया जाता है, क्यों? ताकि आप बेटर तरीके से बना सकें, इसीलिए इसको कई रूप में इस फॉर्मूलों को तोड़ दिया जाता है। मैं रूप दिखा देता हूं। जैसे कोई क्या होता है, पाई कॉमन ले, तो क्या बचा, पाई कॉमन ले गया तो क्या बच गया, आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। इसको और कोई तोड़ना चाहे तो और तोड़ सकता है, पाई बराबर, क्योंकि अंदर में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप का है, तो ए प्लस बी यानी आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू ए माइनस बी यानी बड़ा आर माइनस छोटा आर, ये भी। तो जो इस फॉर्मूले से आपको बनाना है बनाइए, लेकिन इस फॉर्मूले की जो उत्पत्ति हुई है वो इस फॉर्मूले से हुई है। किस फॉर्मूले से हुई? इस फॉर्मूले से, यानी बेसिक फॉर्मूला जो आपका ये है। तो आई होप आपको रिंग भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको रिंग भी समझ में आ गया होगा, आपको वृत्त की सारी बातें भी समझ में आ गई होगी। मैं बार बार कहता हूं, आप मेरे साथ चल रहे हैं तो कंसेप्ट के साथ चलिए। और मेरी जो और क्लासेस है, इंग्लिश की क्लास भी आने वाली है, मेरी जो हिंदी की क्लास है वो भी आने वाली है, यानी लगभग मैं सारी क्लासेस बेटर तरीके से आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, क्लास 6 टू क्लास 12। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो और जबरदस्त है। और वीडियो मैं कह रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। और जितने आप वीडियो मेरी लाइक करेंगे उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा, और बेटर से बेटर एजुकेशन मैं आपके सामने लेके आऊंगा, नए तरीके, स्मार्ट तरीके आपके सामने लेके आऊंगा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्लास का इंतजार कीजिए, जिसमें हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड लेके आने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।